यस यस यस, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। और मैं सुमित शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल या बैच जीत 2025 बैच में WBS सीरीज में, जहां पे आज आपके पास है लेक्चर नंबर 6 फॉर द चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। बोलिए लिख के क्या लेके आए, बताते हैं यार, एक मिनट तो ठहरो। इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ये लिख के जो मैं लेके आया हूं ये थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं जो कि हमने पिछले साल जो आपके पास अभी लेक्चर्स आ रहे हैं BBS सीरीज के, यानी जो ब्लैक बोर्ड अभी जो करंटली लेक्चर्स आ रहे हैं उसमें ये सब हमने लेक्चर 5 में कवर कर लिया था, तो ताकि हमारा सेम चले, इसलिए इसको मैंने लिख के ही ले आया हूं, है ना। चलिए, तो यहाँ पे जो आपको ये पॉइंट्स लिखे हैं ये किस चीज के हैं, ये है मेंडल के फेलियर के। बोले मेंडल कहाँ फेल हुए? नहीं, मेंडल फेल तो नहीं हुए, बट मेंडल यहाँ पे जो फेल का मतलब है दैट वाज बीइंग नॉट सो फेमस, कि इतना फेमस नहीं हुआ इनका काम। क्यों फेमस नहीं हुआ? क्यों इसे काम को किसी ने भाव नहीं दिया, ये कहने का मतलब है यहाँ पे। उस टाइम पे, आज तो सारे दे रहे हैं, पर उस टाइम पे इस काम को क्यों किसी ने भाव नहीं दिया, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले इन्होंने कैलकुलेशंस यूज की, जबकि सब्जेक्ट चल रहा है बायोलॉजी, तो बायोलॉजी में कैलकुलेशन जो लेके आया उन्होंने तो कहा ये बायोलॉजी में रेशियो वगैरह कहाँ लेके आ रहा है, पागल है क्या? आज पता चला कौन पागल है, उसको बोलते फादर ऑफ जेनेटिक्स। तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलता। मेंडल्स व्यूज अबाउट फैक्टर्स नॉट बिलीव्ड बाय एनीवन। अब मेंडल ने क्या कहा था भैया? मेंडल ने कहा था कि फैक्टर्स हैं, देयर इज समथिंग कॉल्ड फैक्टर्स, जो कि पेयर में रह रहे हैं। ये सब आप पढ़ चुके हैं पहले से, जो कि पेयर में रह रहे हैं, उनका पेयर सेग्रीगेट होता है, इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होता है, ये सब हुआ। और इस फैक्टर्स को मेंडल ने तो फैक्टर्स कहा था, बट हमें पता है कि मेंडल वाज टॉकिंग अबाउट जीन्स। हमें आज पता है कि इन फैक्टर्स का मतलब है जीन, बट मेंडल के जो फैक्टर्स के व्यूज थे, यार जो फैक्टर्स हैं वो सेग्रीगेट होते हैं, वन जनरेशन पे उधर जाते हैं, इसके कारण से इनहेरिटेंस हो रही है, दैट पासिंग ऑन एंड बीइंग द मेन कॉज ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इसे किसी ने नहीं माना। एनीवन का मतलब नॉट इवन अदर बायोलॉजिस्ट्स, नॉट अदर बायोलॉजिस्ट्स एज वेल, बायोलॉजिस्ट्स एज वेल, उन्होंने भी इसे इग्नोर ही कर दिया। नहीं यार, ऐसा तो कुछ नहीं, ऐसा क्या फैक्टर क्या है? अब इसका एक मुख्य कारण था इस इग्नोरेंस का, कि मेंडल ने फैक्टर के बारे में कुछ और ज्यादा बताया नहीं कि यार फैक्टर कैसा है, क्या है, फैक्टर दिखता कैसा है, फिजिकल प्रूफ नहीं दिया कोई। यार ये फैक्टर है, लो ये फैक्टर, जैसे मैं कह रहा हूँ ये मार्कर है, लो ये मार्कर है, आपके पास फिजिकल प्रूफ है, आपको पता है ये मार्कर है, बट ऐसे फैक्टर का कोई मेंडल उस टाइम पे फिजिकल प्रूफ नहीं दे पाए कि यार ये लो ये फैक्टर है। इस कारण से किसी ने इस पर बिलीव नहीं किया। तो देखो, मेंडल कुड नॉट प्रोवाइड एनी फिजिकल प्रूफ ऑफ अ जीन और अ फैक्टर। आज हमें पता है जीन है, बट उस टाइम पे फैक्टर उन्होंने कहा था। मेंडल वाज वेरी लेस रिकॉग्नाइज्ड साइंटिस्ट एट दैट टाइम। उस टाइम पे मेंडल को कोई नहीं पूछता था। मेंडल वाज जस्ट ऐसे चलता फिरता, जैसे आजकल जो है इंजीनियर्स कई सारे हो गए हैं, ठीक है, वैसे ही मेंडल भी उस टाइम पे थे, उनको कोई जानता नहीं था, ठीक है। तो इस कारण से उनका काम जो है, चाहे फिर कितना मर्जी बड़ा काम हो, अगर आपके पास नाम नहीं है तो आपके काम को कोई देखेगा नहीं। बट दिस इज रॉन्ग। माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई, अच्छा, इस कारण से मेंडल को कोई किसी ने भाव नहीं दिया और मेंडल का काम ऐसा ही रह गया, दबा हुआ। पहले, आज तो हमें पता है ना। इसके बाद क्या हुआ? माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई, और उसकी डिस्कवरी के बाद बेटर स्टडीज हुई। किस चीज की? सेल डिवीजन की। बोले सेल डिवीजन में हम कौन सी डिवीजन देखें? अरे भैया, पासिंग ऑफ कैरेक्टर्स की बात हो रही है तो हम स्टडी करेंगे मियोसिस को, क्योंकि मियोसिस कब होती है? जब गैमीट फॉर्मेशन होती है। जब गैमीट फॉर्मेशन, मियोसिस और माइटोसिस, इसी लेक्चर में आगे मैं आपको रिवाइज करवा दूंगा, क्लास 11th में आपने पढ़ा है, एक बार जो आपको रिवीजन हो जाएगा। फिर हम लिंकेज स्टार्ट करेंगे। लिंकेज भी मैं देखूंगा इसी में स्टार्ट कर दूं, 30 मिनट्स का लेक्चर होगा, अगर टाइम मिला तो इसी में स्टार्ट कर देंगे। माइटोसिस को स्टडी नहीं करना था हमें, गैमीट फॉर्मेशन देखना था, तो उसके लिए मेंडल के काम में तो मियोसिस स्टडी करोगे ना। इसके कारण अब देखो मियोसिस स्टडी हुई, हाँ यार मियोसिस से देखा कि हाँ यार ये कुछ तो है जो इधर से उधर जा रहा है, एक ऑफस्प्रिंग से दूसरे ऑफस्प्रिंग, मतलब पेरेंट से ऑफस्प्रिंग तक पास हो रहा है, हाँ कुछ तो है जी। मेंडल बिल्कुल सही कह रहे थे। इससे मेंडल की बिल्कुल जो सत्यता थी वो प्रूफ हो गई, और इससे मेंडल का काम रीडिस्कवर हुआ। रीडिस्कवर माने मेंडल का जो काम था उसी को दोबारा से लाइट में लेके आया गया कि हाँ देखो भाई, इस बंदे ने इतने साल पहले ये बता दिया था, डिस्कवरी तो अब हुई है। अच्छा, ये किसने बताया? इसने ये पहले बता दिया। ये रीडिस्कवरी किसने की? मेंडलिज्म की। ये रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म का जो श्रेय है ये 3 लोगों को जाता है, जो कि 3 अलग अलग लोग हैं, एंड इंडिपेंडेंटली काम कर रहे थे। इंडिपेंडेंट वर्क था इनका, इंडिपेंडेंट वर्क था इन तीनों का। किसने किसने? डीब्रीस, इट्स अ नेम, डीब्रीस, कॉरेंस एंड शेरमार्क। ये तीनों जो हैं इंडिपेंडेंटली काम करने वाले 3 साइंटिस्ट, बायोलॉजिस्ट ही लिखते हैं, है ना, साइंटिस्ट वही लिखे हैं, बायोलॉजी चल रही है, बायोलॉजिस्ट थे।
और जिन्होंने बाद में जब इस सेल डिवीजन को स्टडी किया तो अलग अलग करके स्टडी कर रहे होंगे, और इन तीनों का एक ही मानना था कि हाँ जी बिल्कुल मेंडल बिल्कुल सही थे, और रीडिस्कवरी हुई मेंडल के काम की, मेंडल की। अब आपको पता ही, अब तो आप पढ़ ही रहे हैं ना। इसके बाद क्या हुआ, क्योंकि अब वो आ गया, माइक्रोस्कोप आ गया, तो मियोसिस जो है उसकी ऑब्जर्वेशन होने लगी कि यार देखो ये क्रोमोसोम होते हैं, आधे क्रोमोसोम पहले इस साइड चले जाएंगे, आधे इस साइड। मियोसिस 1 कंप्लीट, मियोसिस 2 में उस एक क्रोमोसोम के 2 हिस्से, मियोसिस 2 कंप्लीट, मतलब मियोसिस 1 में होमोलोगस पेयर्स विल बी सेपरेटेड एंड मियोसिस 2 में क्रोमैटिड्स विल बी सेपरेटेड। बोले क्या बोल गए, हमें कुछ समझ नहीं आया, हमने क्लास 11 पढ़ी नहीं है। आपको इसके बाद इसके अगले पेज पे समझाऊंगा मैं, मियोसिस और माइटोसिस के बारे में समझाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद जब मियोसिस में जो लिंकेज वाला पार्ट होता है वो भी समझाऊंगा, ठीक है। लिंकेज वाला पार्ट माने क्रॉसिंग ओवर, आपने पढ़ी है, क्लास 11 में होती है वो, बट समझाऊंगा एक बार, बिकॉज आपको क्लास 12 का कुछ मान लो किसी को याद नहीं रहा 11th में या कुछ, है ना, उस कारण से। अब यहाँ देखना, ये सब देखा कि क्रोमोसोम जो है वो भी अलग अलग हो रहे हैं, जीन्स भी सेपरेट होते हैं, ये तो हमने पढ़ ही लिया है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। जीन्स भी सेपरेट होते हैं, क्रोमोसोम भी सेपरेट हो रहे हैं। अच्छा, जीन्स भी पेयर में होते हैं, क्रोमोसोम भी पेयर में होते हैं, ऐसा देखा गया। तो इससे क्या हुआ, सुटोन और थियोडोर बोवेरी, ये 2 साइंटिस्ट और हैं, ये अलग साइंटिस्ट हैं, ये अलग साइंटिस्ट हैं, इनमें और इनमें आपको कंफ्यूजन हो सकती है, बट याद रखना क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो है वो सुटोन और बोवेरी ने दी। इन्होंने क्या कहा कि जीन बिहेवियर की सिमिलैरिटी को देखा और कहा कि जीन बिहेवियर क्रोमोसोम के सिमिलर है, क्रोमोसोम के पैरेलल है इनका बिहेवियर। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, पैरेलल, ठीक है। और ये इन्होंने आपके पास एनसीईआरटी में भी ये वाला जो है बना हुआ है इसी प्रकार से, ठीक है। ये मैं वही बना के लेके आया हूं, बट ऊपर उन्होंने हेडिंग नहीं दिया क्रोमोसोम कौन सा, जीन कौन सा है। तो जितनी मैंने बुक्स देखी हैं, मतलब मोस्टली में ये सब है, ये जितना मैंने ऑनलाइन सर्च किया, जितना मैंने पढ़ा, उसमें क्रोमोसोम इस साइड है, मतलब जो क्रोमोसोम का पॉइंट है, लास्ट पॉइंट ही डिफरेंट है, बाकी सेम है। क्रोमोसोम का लास्ट पॉइंट ये वाला है, जीन का लास्ट पॉइंट ये वाला है, कई कई जगह पे उल्टा भी दिया हुआ है, बट जहां पे मेजोरिटी है हम तो वही वाला पढ़ेंगे ना। और ऐसे क्वेश्चंस जहां पे ऐसे मान लीजिए 2 चीजें नहीं है, वो अब तो नहीं आएंगे, क्योंकि एक बार डाल के देख लिए इन्होंने एटम्स वाला, है ना, तो उस पर बवाल हो गया था, सुप्रीम कोर्ट तक चला गया, ठीक है। चलो वो तो ठीक है, बट अभी हम क्रोमोसोमल थ्योरी के बारे में जानते हैं। क्रोमोसोमल थ्योरी में हमने क्या देखा कि जीन का बिहेवियर है पैरेलल टू क्रोमोसोम्स। ये स्टडी किया, कैसे स्टडी किया होगा, ऑफ कोर्स इसका कारण भी ये किया कि माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुआ, उसके बाद ही हमने देखा कि कैसे कैसे माइटोसिस मेयोसिस हो रहा है, उसके बाद ही हमने देखा कि क्रोमोसोम क्या है, उसके बाद ही हमें पता चला कि क्रोमोसोम और जीन का बिहेवियर पैरेलल है। अच्छा, जीन का बिहेवियर कहां से देखा, जीन का बिहेवियर वही जो मेंडल ने बताया है, ठीक है। अच्छा, ध्यान से देखेंगे, अब यहाँ पे है क्रोमोसोम, यहाँ पे है जीन। क्रोमोसोम पेयर में होती है, बिल्कुल पेयर में होते हैं, है ना। आपको पता है ह्यूमंस में कितने हैं ना, 46 हैं, तो पेयर में ही है। जीन भी पेयर में, ह्यूमंस में कितनी जीन्स हैं वो आपको पता चलेगा नेक्स्ट चैप्टर में, नंबर आपको दिया जाएगा, वो आपको नंबर याद नहीं रखना इतना बड़ा, है ना, काफी सारे होते हैं, थाउजेंड्स मिलियंस ऑफ जीन्स। क्रोमोसोम्स सेपरेट होते हैं कब, मियोसिस 1 में, और जीन्स भी सेपरेट होते हैं, और वो भी उसी टाइम पे होते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, मतलब देखना ध्यान से, जैसे मान लीजिए ये मैंने एक सेल बनाया जिसके अंदर 4 क्रोमोसोम है, 1 और 2, ऑफ कोर्स ये 2 पेयर में होंगे, तो ये एक होमोलोगस पेयर को मैंने डार्क कर दिया और दूसरा होमोलोगस पेयर लाइट वाला ही है, तो ये एक होमोलोगस पेयर है, ये दूसरा होमोलोगस पेयर है। आपको अगर आपने पढ़ा है, नहीं तो मैं आपको भी पढ़ाऊंगा, मियोसिस 1 नाम की एक चीज होती थी, जिसमें मियोसिस 1 में एनाफेज में, पहले मेटाफेज में ये मेटासेंट्रिक वेट बनाते थे, है ना, मतलब क्या, इस सेंटर में अरेंज हो जाते थे। कैसे अरेंज हो जाते थे वो मैं आपको आगे भी बताऊंगा, बट एक बार अभी ऐसे रखो, एक वाइट ऊपर, एक वाइट नीचे आ जाएगा, एक डार्क वाला ऊपर चला जाएगा और एक डार्क वाला नीचे, ठीक है। तो यहां से स्पिंडल जो है वो इनके साथ अटैच होते थे, और ये वाला क्रोमोसोम ऊपर चला जाएगा, ये वाला भी ऊपर चला जाएगा, मतलब एक वाइट ऊपर एक वाइट नीचे। तो क्रोमोसोम सेपरेट हुए क्या, हाँ बिल्कुल सेपरेट हुए, मतलब पेयर जो था क्या वो सेपरेट हो गया, हाँ हो गया। कहां पे हुआ, मियोसिस 1 में हुआ। मियोसिस 1 के भी कौन से स्टेज में हुआ, एनाफेज में हुआ, तो एनाफेज 1 में ये सेग्रीगेशन होता है। अच्छा, जीन्स कैसे सेपरेट होती हैं देखना ध्यान से। आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था होमोलोगस क्रोमोसोम, जहां पे आपको पढ़ाया था इस चैप्टर की स्टार्टिंग में, जब ये क्रोमोसोम है होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस का क्या मतलब है, अगर मैं ये वाला लोकस देख रहा हूं तो इस पे यहाँ पे अगर ए जीन है तो इसके भी सेम लोकस पे ए जीन होगी। ये बताया था कि नहीं बताया था, हाँ अलील अलग अलग हो सकती है, हो सकता है यहाँ पे कैपिटल ए है तो यहाँ पे स्मॉल ए हो, ये हो सकता है, बट जीन सेम होगी। जीन माने एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाली जीन होगी, है ना। तो ये जब सेपरेट हो रहे हैं आपस में, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे हैं, तो क्या ये जीन सेपरेट नहीं हो रही है, हो रही है ना, दैट मींस जीन्स आर आल्सो सेपरेटेड,
जीन्स आर ऑल्सो सेपरेटेड। और इसका तो एक अलग से लॉ भी आप पढ़ चुके हैं जिसका नाम है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या था, यही तो था, जीन्स आर सेपरेटेड, है ना। नेक्स्ट, इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, मतलब इस पेयर का सेग्रीगेशन इस पेयर से अलग होगा, इस पेयर का सेग्रीगेशन इससे अलग होगा। समझ आया क्या। और यहाँ पे वन पेयर ऑफ जीन सेग्रीगेट इंडिपेंडेंट ऑफ अदर, मतलब एक तरह से आप देखा जाए तो मतलब सेम है, मतलब इज नियरली सेम। वन पेयर ऑफ जीन सेग्रीगेट इंडिपेंडेंट ऑफ अदर। जो ये कैपिटल ए स्मॉल ए वाला जो है इसका सेपरेशन, नेक्स्ट जो है यहाँ पे मान लीजिए कैपिटल सी स्मॉल सी वाला, या इधर स्मॉल सी दे दो इधर कैपिटल सी दे दो, इनसे अलग होगा। ये था इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाला लॉ, इट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अच्छा, इसका मतलब क्या है, चाहे ये एक ही क्रोमोसोम पे है बट फिर भी इनका जो है सेग्रीगेशन या इनका जो असॉर्टमेंट है वो इंडिपेंडेंट है एक दूसरे के। और इसका मतलब है कि क्रोमोसोम के पेयर्स का असॉर्टमेंट इंडिपेंडेंट है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज डिफरेंट है बस। तो ये क्रोमोसोम का पॉइंट है, जीन का पॉइंट है। मेरे ख्याल से जितना हमने अभी तक पढ़ा है वो आपको क्लियर होगा। और इसके बाद हम अब मेन टॉपिक्स पे स्विच करेंगे। ये वो टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चंस अगर आएंगे तो बड़े कम आएंगे, आने के चांसेस कम है, बट आ सकता है ना, बिकॉज कहीं से भी बीच में से क्वेश्चन दे देंगे, ठीक है। तो आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। मेनली जो ये तीन नाम मैंने आपको बताए, ये आएगा कि रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म किसने की। ऐसा हो सकता है एक क्वेश्चन बनाए रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म में किसका हाथ नहीं था, तो उनमें से कहीं एक नाम यहाँ दोनों से दे देंगे और बाकी तीन नाम ये। तो आप वैसे तो ये तीनों नाम आपको एक साथ ही याद होंगे, डीवरीज, कॉरेंस एंड शेरमार्क, और ये दोनों एक साथ सुटॉन एंड बॉबरी, बस, ठीक है। अब सुटॉन और बॉबरी ने जो चीज देखी, सुटॉन और बॉबरी ने जो चीज देखी उसके रिलेटेड जो भी आपने अब यहाँ पे पढ़ा कि सेग्रीगेट हो रहे हैं ये सब, है ना। इसके बाद मियोसिस जब स्टडी की गई तो उसमें एक चीज देखी गई जिसका नाम है क्रॉसिंग ओवर। आपने ये पढ़ी है क्लास 11th में। अब मैं आपको क्रॉसिंग ओवर समझा देता हूँ नेक्स्ट पेज पे, मियोसिस भी समझाऊंगा, क्रॉसिंग ओवर भी, तो ध्यान से देखेंगे, है ना। तो इसको मैं आप नोट कर लीजिए, मैं इसकी पिक्चर क्लिक कर लेता हूँ। ऑलराइट, आई होप एंड बिलीव कि आपने इसको नोट कर लिया है। पिक्चर इसकी मैंने क्लिक कर ली है, यहाँ पे लगे थे। हाँ जी, एक बार ना बार बार मैं चेक कर रहा हूँ क्योंकि बड़े दिनों बाद वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ऐसे उठ के वीडियो रिकॉर्ड करने आ गया था, तो बार बार चेक कर रहा हूँ कि माइक कहीं बंद ना हो जाए बीच में। यस, सो नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक। आज मेरे ख्याल लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर ही समझा पाएंगे, लिंकेज नहीं हो पाएगा शायद, है ना, क्योंकि अभी देखा तो 11 मिनट तो अभी हो चुके हैं, 11-12 मिनट, ठीक है। तो टाइम के बेसिस पे चलेंगे हम, और घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो मान लीजिए कहीं सीबीएसई में हैं तो उनके कोई वो भी चल रहे होंगे ना, मिड टर्म, सितंबर आ गया, तो मिड टर्म के लिए आपके लिए सेपरेट में एक वीडियोस जो है पुराने साल की 1 शॉट्स वही अपलोड करूंगा, री अपलोड करेंगे उसको, ठीक है ना। तो वो आप देख सकते हैं। काफी कम टाइम में आपको मैंने पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो समराइज कर दिया है। समराइज क्या, पूरा का पूरा चैप्टर दोबारा ही पढ़ाया है, बट बड़े कम टाइम में कराया है सब कुछ, और पूरा डिटेल में कराया है। नेक्स्ट है आपके पास, हाँ जी, हाँ ये ठीक है, ये देखो कितना अच्छा चल रहा है भैया, मियोसिस एंड माइटोसिस। वैसे तो इस चैप्टर में माइटोसिस का कोई काम नहीं है, बट स्टिल अगर पढ़ लेंगे 2 मिनट लगेंगे। माइटोसिस को हम बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। ये क्लास 11th का टॉपिक है, जिसको आता है वो स्किप कर सकता है। और मियोसिस जो है इट इज नोन एज रिडक्शनल डिवीजन। नाम से पता चल रहा है, रिडक्शनल का मतलब है अगर पहले 46 क्रोमोसोम थे तो बाद में 23 रहेंगे, रिडक्शन हो गया, कटौती हो गई। यहाँ पे पहले अगर 46 थे तो बाद में भी 46 रहेंगे, अगर पहले 23 थे तो बाद में भी 23 रहेंगे। बट इसमें अगर पहले 23 है तो बाद में क्या 11.5 हो जाएंगे क्या? नहीं। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि मियोसिस इज नॉट पॉसिबल इन हैप्लॉइड स्टेट, इन हैप्लॉइड सेल्स। हैप्लॉइड सेल, हैप्लॉइड माने जिसमें एक ही सेट ऑफ क्रोमोसोम है, इसमें 2 हैं, 2n है, 2n से n हुआ, यहाँ पे n है, n/2 इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। बट यहाँ पे अगर n है तो यहाँ से n ही होगा, और 2n का 2n ही रहेगा। मतलब डिप्लॉइड है तो वो नया जो सेल बनेगा वो भी डिप्लॉइड होगा, अगर पहला सेल हैप्लॉइड है तो नया सेल भी हैप्लॉइड होगा। ये आपको याद रखना है। अब अब हम बात करेंगे रिगार्डिंग माइटोसिस की। माइटोसिस कैसा है? मैंने मान लिया कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें 4 क्रोमोसोम्स हैं, 4 क्रोमोसोम्स हैं, लेट्स से। अब 4 क्रोमोसोम मैंने डिवाइडिंग स्टेट में दिखाने हैं। डिवाइडिंग स्टेट में कैसे होते हैं? ऐसे होते हैं डिवाइडिंग स्टेट में,
ये तो वैसे ही जब मैंने आपको स्टार्टिंग में कराया था जब चैप्टर, तो वहां पे मैंने क्रोमोसोम आपको बताया था कि ऐसा क्रोमोसोम होता है, बट जब डिवाइड करना है तो इसने खुद के कंटेंट को डबल कर लिया, ऐसा कर लिया। ठीक है, तो अभी मैं डिवाइडिंग स्टेट में बना रहा हूँ। ठीक है, तो डिवाइडिंग स्टेट में कैसे हो जाएंगे, एक होमोलोगस पेयर अलग सा मैं आपको दिखाने के लिए डार्क कर दिया और एक लाइट है, इस प्रकार के हो गए। ठीक है, प्रो फेज में ऐसे दिखते हैं। आप बोले प्रो फेज क्या होता है, ये एक फेज है। फेज माने ये जो डिवीजन है माइटोसिस मियोसिस, इसको हमने डिवाइड किया है 4 फेजेस में, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो ये प्रोफेज में ऐसा दिखता है। मेटाफेज में अगर माइटोसिस की बात कर रहे हैं, यहां पे मैं आपको क्या समझा रहा हूं, माइटोसिस समझा रहा हूं। माइटोसिस की बात हो रही है तो ये चारों जो है एक ही साथ आएंगे। एक ही साथ आएंगे माने एक ही ऐसे लाइन में अरेंज हो जाएंगे, 1 2 3 4, मतलब 2 डार्क वाले और 2 लाइट वाले एक ही लाइन में लगे हुए हैं। एक ही लाइन में लगे हुए का क्या मतलब है, अब देखना जो स्पिंडल है, स्पिंडल कैसे अटैच होगा, चारों को स्पिंडल अटैच हो जाएगा। एक इस साइड से स्पिंडल अटैच होगा और एक स्पिंडल इस साइड। बोले स्पिंडल क्या होता है, अभी के लिए इतना याद रखो, कुछ होता है सेल के अंदर जो कि इसको खींचेगा। अब ये नीचे को खींच रहा है क्रोमोसोम को, वो ऊपर खींच रहा है, तो क्रोमोसोम आधा हो जाएगा ना। तो जब आधा होगा तो वो कहां पे होगा, मेटाफेज में इतना होता है। एनाफेज में क्या होता है वो देखिएगा, एनाफेज में ये आधे आधे हो जाएंगे। आधे आधे हो जाएंगे माने ये जो स्पिंडल है ये आधा क्रोमोसोम इस साइड खींच लाएगा ऐसे, और इस साइड वाला स्पिंडल जो है वो जो बचा हुआ आधा है वो इस साइड आ जाएगा। बोले ये क्यों पढ़ा रहे हो, चैप्टर में तो ये है ही नहीं भैया, इसका आवश्यकता आपको मैं बता रहा हूँ क्यों है। ये एनाफेज है। एनाफेज के बाद टीलोफेज होता है। टीलोफेज में क्या होता है सेल का, वो देखिए यहाँ पे। टीलोफेज में जो ये 4 हैं ये अलग अलग क्रोमोसोम बन जाएंगे, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये वाला, चौथा ये वाला, और ये ऐसे डिवाइड हो जाएगा। ये एक सेल ऊपर वाला बन जाएगा और एक सेल नीचे वाला बनेगा, मेरे ख्याल से क्लियर। तो 2 सेल बन जाएंगे इसके बाद, ठीक है ना। तो ये टीलोफेज है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। देखो प्रोफेज में कितने क्रोमोसोम्स हैं, 4 क्रोमोसोम। बाद में इस सेल में कितने, 4, इस सेल में कितने, 4, है ना। तो सेम क्रोमोसोम नंबर रह रहा है। ये है आपके पास इक्वेशनल डिवीजन यानी माइटोसिस। अब मैं इसी पेज पे मियोसिस समझाऊंगा, है ना। यहां से हम चेंज करेंगे मियोसिस में, बस बाकी सब सेम रहेगा, यहां से चेंज होगा बस। इसको नोट करिए, मैं इसी पेज पे समझाऊंगा। तो इसका इसके एक बार पिक्चर क्लिक कर लेते हैं, बाकी यहीं पे आगे बढ़ते हैं। अब ना जब मियोसिस की बात होती है तो मियोसिस में 2 स्टेजेस हैं। 2 स्टेजेस माने एक बार होती है मियोसिस 1, दूसरी बार होती है मियोसिस 2। इन दोनों के बीच में जो क्रोमोसोम है वो दोबारा से डुप्लीकेट होंगे क्या, नहीं। आपको पता है ना मियोसिस में एक है M1 माने मियोसिस 1, एक है M2 माने मियोसिस 2। M2 जो है वो सेम है जैसी कि माइटोसिस थी, माने जैसा माइटोसिस में एक प्लेट बनी थी मेटाफेज में, वैसे यहाँ पे भी एक ही बनेगी। ठीक है, पहले हम 4 क्रोमोसोम से 2 क्रोमोसोम जाएंगे, वो होता है मियोसिस 1 में। 4 से 2 हो जाएगा मियोसिस 1 में। तो मियोसिस 1 देखना कैसे है, पहले तो प्रोफेज बनाइए। प्रोफेज में वही 4 क्रोमोसोम मैंने दिखाए हैं आपको। ठीक है जी, ये आपके पास क्या है, प्रोफेज 1। इसके बाद आएगा मेटाफेज 1। अब मेटाफेज 1 में क्या होता है, अलग चीज होगी। मेटाफेज 1 इज नॉट एज माइटोसिस। तो इसमें माइटोसिस में क्या होता था, एक ही प्लेट बनती थी ना, यहाँ पे 2 प्लेट्स बनेंगी। 2 प्लेट्स कैसे बनेंगी वो ध्यान से देखना। प्लेट माने ऐसे सेंटर में इक्वेटर लाइन, आप मान सकते हो इसको, इक्वेटर लाइन के आसपास जो है ये क्रोमोसोम खुद को अरेंज करेंगे। तो अगर एक ब्लैक वाला क्रोमोसोम ऊपर है तो जो इसका होमोलोग क्रोमोसोम है ना, इसका दूसरा साथी वो नीचे वाली साइड होगा। ठीक है, अगर वाइट ऊपर है दूसरा वाइट नीचे होगा, इस प्रकार से। ठीक है, ये मेटाफेज 1 है। अब स्पिंडल कैसे अटैच होगा, एक इससे एक इससे, दूसरा इससे नहीं, मतलब इससे। अब एक क्रोमोसोम से एक ही स्पिंडल अटैच हो रहा है तो पूरा का पूरा क्रोमोसोम उस साइड चला जाएगा। तो मेटाफेज 1 में क्या हो रहा है, क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे हैं, क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन हो रहा है। बोलिए क्यों पढ़ा रहे हो, बताऊंगा। अभी प्रोफेज 1 की एक चीज रहती है जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, जिससे अगला टॉपिक बिल्कुल अच्छे तरह से लिंक्ड है। तो वो अगर आपको नहीं आएगा तो फिर आप इसको अगले टॉपिक को शायद ही पढ़ पाएंगे प्रॉपरली। तो वैसे तो ऊपर से तो पढ़ ही लोगे ना। ये है मेटाफेज 1। इसके बाद आएगा एनाफेज 1। एनाफेज 1 में क्या हो जाएगा, फिर ये क्रोमोसोम्स सेपरेट हो गए, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो गए। क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन तो एनाफेज में होगा ना, यहाँ पे तो सिर्फ अरेंज हुए हैं, सेग्रीगेट हो जाएंगे। तो देखो
ये एक आया ब्लैक वाला ऊपर, एक आया लाइट वाला ऊपर, लाइट वाला तो पूरा ब्लैक ही बन गया। ठीक है जी, एक ब्लैक वाला आएगा नीचे, एक ब्लैक वाला एक वाइट वाला आएगा नीचे, है ना। तो एक होमोलोगस क्रोमोसोम ऊपर चला गया, एक नीचे चला गया। अब टेलोफेज में क्या हो जाएगा, यहीं पे देख लीजिए टेलोफेज, सेल विल बी सेपरेटेड, सेल अलग अलग हो गए। अब एक सेल में दो ही क्रोमोसोम बचे हैं, है ना, देखो एक ये दूसरा ये, तो अब मैं एक सेल ही बनाऊंगा आगे, ये दोनों बना देता हूं, ठीक है, मैं डिवीजन एक में ही दिखाऊंगा। अब एक सेल में दो ही क्रोमोसोम है, एक ब्लैक और दूसरा व्हाइट, मतलब होमोलोगस पेयर जो है वो अलग अलग हो चुके हैं, तो पेयर का सेग्रीगेशन और जीन का सेग्रीगेशन हो चुका है। ठीक है, अब यहां पे आपके पास जो है ये पूरा जो है दिस वाज ऑल मियोसिस 1, जिसमें 4 क्रोमोसोम से लास्ट में कितने कितने बचे, दो दो बचे एक सेल में, है ना। अब यहाँ पे 2 क्रोमोसोम्स हैं, अब मियोसिस 2 सेट होगी, मियोसिस 2 बिल्कुल माइटोसिस की तरह है। तो अब ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये कैसे अरेंज होंगे, ये एक ही लाइन में अरेंज हो जाएंगे, ठीक है ना, इस प्रकार से एक ही लाइन में अरेंज हो गए। स्पिंडल यहाँ से दोनों को अटैच हो जाएगा। अब स्पिंडल अटैच हुआ तो अब सेपरेशन होगा, सेपरेशन होने के बाद ये ऐसा, एक क्रोमेटिड इस साइड दूसरा क्रोमेटिड इस साइड, एक क्रोमेटिड इस साइड दूसरा क्रोमेटिड इस साइड, से दो दो क्रोमेटिड आ जाएंगे, एक डार्क वाला आएगा इस साइड, एक डार्क वाला आएगा इस साइड। अब ये अलग दो सेल्स में डिवाइड हो जाएगा, जिसमें एक सेल होगा ऐसा, इसमें एक डार्क क्रोमोसोम एक वाइट वाला, एक इसमें डार्क और दूसरे में वाइट। सिमिलरली यहाँ पे भी एंड प्रोडक्ट बना रहा हूँ सीधा इसका, एक डार्क एक वाइट, एक डार्क एक वाइट। तो स्टार्ट हमने किया एक ही ऑर्गेनिज्म से, एक ही सेल से, बट लास्ट में हमारे पास 4 सेल हैं, दे आर 4 सेल्स। बोले क्यों समझाया, समझ लिया ना आपने, ठीक है, इसको समझ में आ गया ना, ये जो मैंने आपको करवाया कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे क्या क्या हो रहा है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था करवाना। अब हम प्रो फेज 1 में दोबारा से जाएंगे, क्योंकि आपका रिवीजन भी हो गया एक तरह से, और आपको जो है मेयोसिस और माइटोसिस का मतलब भी समझ में आ गया। अब हम चलेंगे प्रोफेज 1 में, है ना, दोबारा से प्रोफेज 1। अच्छा इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम प्रोफेज 2। ये है आपके पास मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रोफेज 1 में, दोबारा से चलेंगे अब हम, ठीक है ना, क्योंकि प्रोफेज 1 में एक ऐसी चीज होती है जो कि अभी आपको बड़ी इंपॉर्टेंटली समझनी पड़ेगी, जिसका नाम है क्रॉसिंग ओवर। समझाते हैं, इसको नोट करिए, क्रॉसिंग ओवर समझेंगे फिर इसके बाद। मेटाफे जो मेयोसिस और माइटोसिस है वो मैंने आपको समझा दिया है, पिक्चर क्लिक कर ली गई है, यहां पे चलेंगे हम। प्रोफेज 1, प्रोफेज 1 को हमने फर्दर 5 उसमें क्लासिफाई किया है, 5 फेजेस में, है ना, लिप्टोटीन जाइगोटीन, है ना, पैकाइटीन, डिप्लोटीन डाइकाइनेसिस, ये सब आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में, है ना। आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि जो क्रॉसिंग ओवर भी हम पढ़ेंगे वो किस फेज में होता है प्रोफेज 1 के। क्रॉसिंग ओवर करेंगे फिर ये लेक्चर कंप्लीट कर देंगे, इस लेक्चर को समाप्त कर देंगे क्रॉसिंग ओवर के बाद। ध्यान से देखना, क्रॉसिंग ओवर पहले होता क्या है और किसके बीच में होता है, किसके बीच में होता है पहले वो देखना। ये होता है बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। बोले ये क्या है, ये वो है जो आपने पहले लेक्चर में पढ़ा था। बिना लेक्चर देखे आ जाओगे अब मुंह उठा के, ऐसे मत करो यार। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, मतलब होमोलोगस क्रोमोसोम्स का होना जरूरी है। तो मैंने क्रोमोसोम्स, मैंने एक होमोलोगस क्रोमोसोम बनाया है आपके पास, ये देखना, ये एक क्रोमोसोम बना दिया, और ये इसी का होमोलोग, मैंने इसी के जैसा दूसरा क्रोमोसोम बना दिया। इसका मतलब क्या है, अगर यहाँ पे एक ही जीन है तो यहाँ पे भी एक ही जीन, सेम जीन होंगी, होमोलोगस हैं दोनों, दे आर होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ठीक है ना। अब देखना, मैंने कहा यहाँ पे है ए जीन, कैपिटल ए, है ना, मतलब कोई भी जीन मान लीजिए, ए जीन यहाँ पे है, इधर है आपके पास बी, है ना, यहाँ पे आप मान लीजिए सी है, यहाँ पे मान लीजिए डी है।
अब एक चीज होती है जिसमें क्या होगा, ये वाला पूरा का पूरा क्रोमोसोम इसके पास जाएगा और एक, जैसे देखना ध्यान से, हाँ इसी पे देख लो, हाँ ऐसे समझिएगा, हाँ ये दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है मान लो, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया, क्रॉसिंग ओवर करनी है, तो क्रॉसिंग ओवर में क्या करेंगे, या पास में आएंगे और ऐसे एक एक्स शेप का स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसको बोलते हैं कियाज्मेटा। क्या बनाएंगे, एक्स शेप का स्ट्रक्चर, देखना ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, ये जो है इट इज कॉल्ड एज कियाज्मेटा। एक्स शेप स्ट्रक्चर कॉल्ड कियाज्मेटा। अब होता क्या है, जब ये एक्स शेप स्ट्रक्चर बनेगा ना, ध्यान से देखना, फिर से यहीं पे मैंने वही दोबारा आपको दिखाऊंगा, ऐसे था एक्स शेप स्ट्रक्चर बना, इसकी जीन और इसकी जीन आपस में एक्सचेंज हो गई, इसकी जीन इसके पास चली गई, अरे लग जा भाई, इसकी जीन जा ही नहीं रही, और इसकी जीन इसके पास आ जाएगी, ठीक है ना। इसको बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर, मतलब एक्सचेंज ऑफ जीन्स, ठीक है। इसमें हो रहा है वो आपने देख लिया, और क्या हो रहा है वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। अब इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, जो सी था वहां पे ए आ गया, और जहां पे ए था वहां पे सी आ गया। मान लिया कि इतना इतना एरिया, इतना इतना एरिया है, सिर्फ वही ट्रांसफर हुआ, मान लिया मैंने, ये है ना, लेट कर लिया। अब हो तो ये भी सकता था कि सी और बी आपस में बड़े चिपके हुए हों, इसको बोलते हैं लिंकेज। सी और बी के बीच की दूरी, या मान लीजिए इसको ध्यान से देखना, ए बी सी डी, इनके बीच में जब मैंने क्रॉसिंग ओवर करवाई तो मुझे जो मिला दैट वाज, यहाँ पे ए की जगह आ गया सी, फिर बी यहीं पे है, और सी की जगह ए, और यहाँ पे डी, ऐसा मुझे मिला, मान लो। लेट्स से दिस इज व्हाट आई फाउंड, ठीक है। अब हो तो ये भी सकता था कि बी और डी में क्रॉसिंग ओवर होती, तो सेकंड कंडीशन, सेकंड जो है वो ये है कि क्रॉसिंग ओवर थोड़ी नीचे करवा दी हमने, है ना, ऊपर वाली जीन वही रही, ए यहीं पे है, सी यहीं पे है, डी की जगह बी आ गया, बी की जगह डी आ गया, है ना, ये भी हो सकता था। इज इट ओके? अब ध्यान से देखिएगा, जब क्रॉसिंग ओवर हो गई और जब सेग्रीगेट होंगे, सेपरेट होंगे, तो जब सेपरेट हुए तो एक कंडीशन ये बनेगी कि क्रॉसिंग ओवर सी और ए के बीच में हुई, तो एक गमीट के पास ये चला जाएगा, दूसरे गमीट के पास ये चला जाएगा। हो सकता है ऐसा कि नहीं हो सकता, है ना। और हो भी सकता है कि एक गमीट के पास ये जाए, दूसरे के पास ये जाए, मतलब सेग्रीगेशन कुछ ऐसे, या क्रॉसिंग ओवर जो है वो ये वाली हुई हो, तो एक गमीट के पास ये हो, दूसरे गमीट के पास ये हो। तो सेग्रीगेशन पे, या जो ये क्रॉसिंग ओवर है, इस पे डिपेंड कर रहा है कि जीन कौन सी जाएगी, है ना। इट्स डिपेंडिंग ऑन दिस कि जीन कौन सी जा रही है, ए वाली जीन इसके पास आई डी के साथ, कि ए वाली जीन सी के साथ है या बी के साथ है। ये किस पे डिपेंड कर रहा है, क्रॉसिंग ओवर पे। अब ध्यान रखना, यहां पे ओरिजिनल जीन जो थी उसमें ए के साथ बी था और सी के साथ डी था, ए के साथ बी, सी के साथ डी। बट जो इसके क्रॉसिंग ओवर से अलग अलग जीन्स, अलग अलग क्रोमोसोम बन रहे हैं, क्रॉसिंग ओवर हुई, अलग बन गया। एक वो था सीबी और एडी वाला एक कॉम्बिनेशन ये, और दूसरा एडी से, तो सेम ही बना दिया हमने। हाँ इसको एक्सचेंज करवा दो, उसको एक्सचेंज करवा दो, सेम ही बात है, बट इसमें जो बाकी होंगे वो अलग अलग होंगे ना, एडी और सीबी, है ना, ऐसा मान सकते हो आप, ठीक है। हाँ दिस इज द सेकेंड कॉम्बिनेशन, बट ओरिजिनल तो ये था। तो इसको जो हम, जो इससे ऑफस्प्रिंग बनेंगे, ओरिजिनल ये था, एक्चुअल में तो ऑफस्प्रिंग इससे बनने चाहिए थे, बट क्रॉसिंग ओवर हुई, उसके कारण जीन्स जो वो एक्सचेंज हुई, अब जो ऑफस्प्रिंग बनेंगे वो अलग होंगे, ठीक है। तो उन ऑफस्प्रिंग्स को हम बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट्स। रिकॉम्बिनेंट्स, और रिकॉम्बिनेंट्स कैसे बढ़ रहे हैं, क्रॉसिंग ओवर से बढ़ रहे हैं। तो क्रॉसिंग ओवर अगर बढ़ रही है तो उससे रिकॉम्बिनेंट्स बढ़ेंगे, क्रॉसिंग ओवर बढ़ रही है तो रिकॉम्बिनेंट मानी नई जो चीज है, नया हुआ ना, कुछ कुछ तो नया बना, वो बढ़ गया। तो रिकॉम्बिनेंट बढ़े कैसे, क्रॉसिंग ओवर के बढ़ने से। अब क्रॉसिंग ओवर को अगर मैंने कम कर दिया, क्रॉसिंग ओवर को मैंने कम कर दिया, तो क्या होगा, रिकॉम्बिनेंट कम हो जाएंगे। रिकॉम्बिनेंट के कम होने का मतलब, जो पेरेंट था, पेरेंटल टाइप, ये पेरेंट था ना, तो पेरेंटल टाइप जो है वो ज्यादा होंगे, मतलब ज्यादातर हमें यही देखने को मिलेंगे, कुछ और देखने को मिलेगा ही नहीं अगर क्रॉसिंग ओवर कम है। तो क्रॉसिंग ओवर को कम कैसे किया जाए, इसको कम करने का एक तरीका है, जिसको हमने बोला कि आप लिंकेज बढ़ा दीजिए। लिंकेज बढ़ा दीजिए मतलब, ध्यान से देखना, मैंने बोला ये जो ए और बी है, ए और बी और सी और डी, इनके बीच का डिस्टेंस इतना कम है, डिस्टेंस माने दूरी, ये डी जो है इतना चिपका हुआ है सी के साथ, और ये जो बी है ये इतना ज्यादा चिपका हुआ है ए के साथ, ये अलग अलग ही नहीं होंगे,
हम दोनों हैं अलग अलग, नहीं होंगे, नहीं होंगे। अब जब ये क्रॉसिंग ओवर करेंगे तो सी और डी और ए और बी पूरे के पूरे एक साथ जा रहे हैं। तो पहले ए बी यहां था, अब ए बी यहां पे आ गया, और अब सी डी यहां पे आ गया। तो क्या कुछ नया बना इससे और इससे? कुछ नया बना। देखो सी के साथ डी था, तो हाँ यहाँ पे भी तो सी के साथ डी है, ए के साथ बी, तो यहाँ पे भी ए के साथ बी ही है। सेम ही चीज मिली है। तो सेम चीज कब मिली? जब इनके बीच का डिस्टेंस कम था। तो डिस्टेंस कम था तो कुछ नया बना? नहीं बना, यानी कि रिकॉम्बिनेशन नहीं हुई। रिकॉम्बिनेंट्स का नंबर कम है, रिकॉम्बिनेंट्स का नंबर कम है। डिस्टेंस अगर कम है, ये डिस्टेंस दूरी कम थी जीन्स के बीच में, डिस्टेंस बिटवीन जीन्स अगर कम है तो रिकॉम्बिनेंट्स का नंबर कम आया। अगर डिस्टेंस बिटवीन जीन्स ज्यादा है, डिस्टेंस बिटवीन ज्यादा है, तो इनके बीच में जो क्रॉसिंग ओवर होगी उससे जो रिकॉम्बिनेंट बनेंगे वो ज्यादा बनेंगे, कम बनेंगे, ज्यादा बनेंगे। अब तो समझ चुके होगे ना यार। देखो अगर मैंने बोला सी यहाँ पे है, डी यहाँ पे है, ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, ए के साथ सी को एक्सचेंज कर सकते हो? अब हाँ कर सकते हो, क्योंकि सी और डी इतनी पास नहीं है कि वो चिपके हुए हों। सी और डी दूर दूर हैं। अगर वो पास में होते, अगर वो जीन्स चिपकी हुई होती तो वो एक साथ जाते हैं, पर अब वो अलग अलग होकर जा सकती हैं। अब वो अलग अलग होकर जा सकती हैं, अब वो एक साथ चिपकी हुई नहीं जाएंगी। मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर है। और यदि ये क्लियर है तो आपको ये भी बिल्कुल क्लियर होगा कि अगर डिस्टेंस कम है, जीन्स चिपकी हुई हैं, तो रिकॉम्बिनेंट्स यानी कि नई चीजें कम बनेंगी, पुराना वाला ही हमें मिलेगा। रिकॉम्बिनेंट्स कम का क्या मतलब है? पेरेंटल टाइप ज्यादा है, पेरेंटल टाइप ज्यादा है। अच्छा डिस्टेंस कम है तो क्या क्रॉसिंग ओवर ज्यादा है क्या? नहीं, देखो डिस्टेंस ज्यादा थी ना, ये देखो बीच का डिस्टेंस ज्यादा है, यहाँ पे बीच का डिस्टेंस कम है। बीच का डिस्टेंस ज्यादा है तो सी और ए आपस में एक्सचेंज हो सकते हैं, पर यहाँ पे सी और डी और ए और बी एक साथ जाएंगे जब डिस्टेंस कम होगा। तो डिस्टेंस ज्यादा माने एक्सचेंज हो गई, एक्सचेंज हो गई माने क्रॉसिंग ओवर हो गई। अगर मैंने इसका उल्टा केस ले लिया, यानी कि डिस्टेंस ज्यादा ले लिया, तो क्रॉसिंग ओवर ज्यादा है। और अगर क्रॉसिंग ओवर ज्यादा है तो पेरेंटल टाइप जो है वो कम है और रिकॉम्बिनेंट्स ज्यादा हैं। पेरेंटल टाइप कम है, रिकॉम्बिनेंट्स ज्यादा हैं। आज के लेक्चर को यहीं पे विश्राम देंगे, यहीं पे विराम देंगे। ये क्रॉसिंग ओवर है और इसी के साथ मैंने आपको लिंकेज भी समझा दिया है। तो लिंकेज क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स इज वेरी लेस दैट they cannot be crossed over without each other। वो एक साथ ही रह रहे हैं and go together, एक साथ जा रहे हैं। सी और डी एक साथ जा रहे हैं अगर डिस्टेंस कम है। यहाँ पे तो मैंने फिर ज्यादा बना दिया, ऐसे है मान लीजिए, है ना। अब हो सकता है कि पूरे के पूरे क्रोमोसोम पे ऐसे हो, चिपके चिपके से जीन्स हो, है ना। तो जब लिंकेज का परसेंटेज दिया होता है उन्होंने, मैपिंग वगैरह से परसेंटेज मिलता है, अगर ये लिंकेज का परसेंटेज मोर देन 50% है, दैट मीन्स वो क्रोमोसोम ही अलग अलग हो गई। क्रोमोसोम इज डिफरेंट, ये आपको याद रख लेना है, बस ये आपको याद रखना है। बाकी सब आपको समझ में आ चुका होगा। ये एक चीज जो आपको याद रखनी है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे? नेक्स्ट लेक्चर में हम लिंकेज को ही डिटेल में समझेंगे कि लिंकेज के होने से ऑफस्प्रिंग पे क्या फर्क पड़ेगा। यहाँ पे तो हमने सिर्फ गमीट्स वगैरह में देखा कि ये इस क्रोमोसोम का ऐसा क्रोमोसोम बन सकता है ना। अब हम देखेंगे कि जब बनता है किसमें बनेगा? ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला एक कीड़ा होता है ना, उसमें देखेंगे। तो वो एक्सपेरिमेंट किसने किया था? वो किया था मॉर्गन ने, ठीक है। तो मॉर्गन ने वो एक्सपेरिमेंट किया था। तो अगली बार हम मॉर्गन एक्सपेरिमेंट कवर करेंगे इस लेक्चर नंबर 7 में, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, सीताराम, राधे श्याम, श्रीमन नारायण, राम राम।